ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी पड़ताल एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू होती है। हमारे पास एक सोर्स है जिसमें तुषार नाम का एक लड़का ट्रेन से दिल्ली से चेन्नई जा रहा है। वो खिड़की से बाहर देखता है और सोचता है कि दुनिया कितनी तेजी से पीछे जा रही है। तभी उसके चाचा उसे एक हैरान करने वाली बात बताते हैं कि ये तेज रफ्तार ट्रेनें तो बस 150 साल पुरानी बात है। और यहीं से हमारा आज का सवाल उठता है, अगर ये सब नहीं था तो क्या इंसान हमेशा एक ही जगह टिका रहता था? क्या हमारे पूर्वज कभी यात्रा करते ही नहीं थे? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। हम अपनी दुनिया को अपनी सहूलियतों के हिसाब से ही देखते हैं, है ना? पर इसका जवाब है नहीं। वे न सिर्फ यात्रा करते थे, बल्कि उनका तो पूरा जीवन ही एक तरह से एक यात्रा थी। हमारे स्रोत हमें 20 लाख साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में ले जाते हैं। उस दौर के इंसानों को हम आखेटक खाद्य संग्राहक कहते हैं, मतलब शिकारी और भोजन इकट्ठा करने वाले। आज हम इसी बात की गहराई में जाएंगे कि वे कौन थे, उनका जीवन कैसा था और सबसे जरूरी, उनका लगातार घूमते रहना कोई मजबूरी थी या कुछ और। आखेटक खाद्य संग्राहक, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक बहुत ही सरल सी तस्वीर बनती है। लोग जानवरों का शिकार कर रहे हैं, फल फूल तोड़ रहे हैं। स्रोत भी यही कहते हैं। जंगली जानवर, मछलियां, फल, दाने, पत्तियां, अंडे। लेकिन मुझे लगता है कि ये जितना सुनने में आसान लगता है उतना था नहीं। सिर्फ ताकत नहीं चाहिए, आपको जानवरों के व्यवहार, उनकी आदतों की गहरी समझ चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जानवर कब और कहाँ मिलेगा। इसी तरह पौधों के बारे में तो एक तरह की एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज जरूरी थी। कौन सा फल किस मौसम में पकेगा, कौन सी जड़ जहरीली है, ये सब जानना उनके लिए बहुत जरूरी था। और इसी ज्ञान का सबसे बड़ा सबूत शायद उनका लगातार घूमते रहना था, है ना? स्रोत में उनके घूमने के 4 मुख्य कारण बताए गए हैं, पर ये एक साधारण सूची की तरह नहीं लगता। ये तो किसी बहुत सोची समझी रणनीति जैसा लगता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये कोई बिना सोचे समझे भटकना नहीं था। उनका घूमना एक बेहद व्यवस्थित, मतलब एक कैलेंडर जैसी प्रणाली थी जो पर्यावरण की गहरी समझ पर आधारित थी। वो प्रकृति की हर लय के साथ जी रहे थे। ये एक बहुत ही मजबूत विचार है। तो इस व्यवस्था के मुख्य नियम क्या थे? पहला तो शायद सबसे सीधा है संसाधन। हाँ, पहला और सबसे बुनियादी कारण था भोजन। अगर वो एक ही जगह पर ज्यादा दिन रुकते तो जाहिर है कि आसपास के पेड़ पौधों के फल और जानवरों की संख्या कम हो जाती। इसलिए प्रकृति को फिर से पनपने का समय देने के लिए और खुद के लिए नए स्रोतों की तलाश में उन्हें आगे बढ़ना पड़ता था। लेकिन इसमें तो बहुत बड़ा खतरा रहा होगा। मतलब एक जगह के संसाधन खत्म हो गए और आप बस चल दिए, क्या पता अगली जगह पे कुछ मिले ही ना। बिल्कुल, खतरा तो था। इसीलिए उनकी योजना में ये ज्ञान भी शामिल होता था कि अगली संभावित जगह कौन सी होगी। अब दूसरे कारण पर आते हैं। वे सिर्फ पौधों पर निर्भर नहीं थे, वो शिकारी भी थे। हिरण, मवेशी और दूसरे जानवर भी चारे की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अच्छा, यानी उनकी पूरी जिंदगी एक लगातार पीछा थी। शिकार और शिकारी दोनों ही हमेशा सफर में। ये आज के हमारे जीवन से कितना अलग है, जहां हमारा भोजन सुपरमार्केट में हमारा इंतजार करता है। कारण सीधे तौर पर मौसम से जोड़ा था। अलग अलग पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, है ना? तो एक ज्ञानी समूह को ये पता होता था कि साल के किस समय में किस इलाके में कौन से फल मिलेंगे। और चौथा और शायद सबसे जरूरी कारण था पानी। पानी? हाँ, पानी। कई नदियों या झरने मौसमी होते थे। सूखे के मौसम में पानी की तलाश उन्हें नए इलाकों की ओर ले जाती थी। और ये सब कुछ पैदल, सिर्फ अपने पैरों पर। ये सोचना ही कमाल का है। पर जब उस समय की कोई लिखी हुई चीज ही नहीं है, तो ये सब सिर्फ एक अंदाजा है या हमारे पास कोई ठोस सबूत भी है? नहीं, ये सिर्फ अंदाजा नहीं है। हमारे पास ठोस भौतिक सबूत हैं, और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है पत्थर के औजार। लकड़ी, हड्डी, ये सब तो खत्म हो गया, लेकिन पत्थर समय की मार झेल गया। ये पत्थर के औजार ही हैं जो हमें उनकी कहानी सुनाते हैं। स्रोत में इन औजारों की कुछ तस्वीरें भी हैं और उनमें काफी फर्क दिखता है। कुछ बहुत बड़े और बेडौल से हैं और कुछ बहुत छोटे और नुकीले। हाँ, ये विविधता उनके विकास की कहानी कहती है। जो बड़े और भद्दे औजार हैं वो शायद शुरुआती दौर के हैं, बस एक पत्थर को दूसरे से तोड़कर एक धारदार किनारा बना लिया। लेकिन हजारों साल बाद, लगभग 12,000 साल पहले, हम जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं वो बनने लगे। ये बहुत छोटे तराशे हुए होते थे। ये तकनीक में एक बहुत बड़ी छलांग थी। और इन औजारों का इस्तेमाल भी किसी एक काम के लिए नहीं होता होगा।
ये तो उनके स्विस आर्मी नाइफ जैसे रहे होंगे। बिल्कुल, फल फूल काटने से लेकर जानवरों की खाल उतारने, मांस और हड्डियों को काटने तक के लिए। बाद में तो इन छोटे पत्थरों को लकड़ी या हड्डी के हत्थे में लगाकर भाले, तीर और हंसिये जैसे हथियार भी बनाए जाने लगे। यहाँ तक कि लकड़ी काटने के लिए भी कुल्हाड़ी जैसे औजार थे। स्रोत में इन्हें बनाने की 2 तकनीकों का भी जिक्र है। एक है पत्थर से पत्थर टकराना, ये तो नाम से ही साफ है। लेकिन दूसरी तकनीक दबाव शल्क तकनीक थोड़ी ज्यादा जटिल लगती है। हाँ, वो थोड़ी एडवांस थी। दबाव शल्क तकनीक में ज्यादा कौशल और नियंत्रण की जरूरत थी। इसमें वे मुख्य पत्थर, जिसे क्रोड कहते हैं, उसे किसी ठोस सतह पर टिका देते थे। फिर एक हड्डी या नुकीले पत्थर से सही जगह पर दबाव डालकर पतली धारदार परतें निकालते थे। इससे जो औजार बनते थे वो ज्यादा सटीक और धारदार होते थे। तो हमारे पास उनके औजार हैं, लेकिन उनके जीवन के बारे में और क्या पता चलता है? मतलब वे घूमते तो थे, पर क्या उनका कोई ठिकाना, कोई बेस कैंप जैसी जगह होती थी? हाँ, पुरातत्वविदों को ऐसी कई जगहें मिली हैं जिन्हें वे पुरास्थल कहते हैं। स्रोत इन्हें 3 मुख्य श्रेणियों में बांटता है। पहली है उद्योग स्थल, यानी उनकी कार्यशाला या फैक्ट्री। सही कहा। ये वो जगहें थीं जहां अच्छी क्वालिटी का पत्थर मिलता था और लोग खास तौर पर औजार बनाने के लिए आते थे। यहाँ हमें बहुत सारे अधूरे औजार और पत्थर के टुकड़े मिलते हैं। दूसरी जगह है आवासीय स्थल, यानी जहां वो रहते थे। अक्सर ये प्राकृतिक गुफाएं होती थीं। हाँ, जो समझ में आता है। ये गुफाएं उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से बचाती होंगी। बिल्कुल। और तीसरी श्रेणी इन दोनों का मिश्रण है, आवासीय और उद्योग स्थल। कई बार लोग जहां रहते थे वहीं अपने औजार भी बना लेते थे, तो वो जगह रहने और काम करने दोनों का केंद्र बन जाती थी। स्रोत में इसका एक बेहतरीन उदाहरण दिया है, भीमबेटका, जो आज के मध्य प्रदेश में है। ये नाम तो मैंने सुना है। नर्मदा घाटी के पास की प्राकृतिक गुफाएं हैं ये। और भीमबेटका सिर्फ एक आवासीय स्थल नहीं है, ये उनकी कला और संस्कृति का भी एक खजाना है। लेकिन कला पर आने से पहले एक और खोज की बात करते हैं, जिसने इंसान के इतिहास की दिशा ही बदल दी, आग। स्रोत के नक्शे में दक्षिण भारत की कुरनूल गुफाओं का जिक्र है। वहां पुरातत्वविदों को राख के ढेर सारे अवशेष मिले हैं। 1 मिनट, आग हम आज इसे कितनी आसानी से लेते हैं, पर यह सिर्फ एक खोज नहीं थी। ये तो अंधेरे पर, ठंड पर, डर पर इंसान की पहली बड़ी जीत थी। ये महसूस करने जैसा रहा होगा कि अब हम सिर्फ शिकार नहीं हैं, हमारे पास भी एक शक्ति है। ये एक क्रांतिकारी बदलाव था। आग ने उन्हें अंधेरी गुफाओं के भीतर रहने की हिम्मत दी। इसने कच्चे मांस को पकाकर खाने का विकल्प दिया, जिससे भोजन ज्यादा सुरक्षित और पचाने में आसान हो गया। और जैसा आपने कहा, ये जंगली जानवरों से सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार था। और फिर एक और बड़ा बदलाव आया। प्रकृति ने खुद एक नया अध्याय शुरू किया। स्रोत बताता है कि करीब 12,000 साल पहले दुनिया गर्म होने लगी। हाँ, हिमयुग का अंत हो रहा था और जलवायु में एक बड़ा परिवर्तन आया। इससे दुनिया भर में घास के बड़े बड़े मैदान बनने लगे। और जब घास के मैदान बढ़े तो इसका सीधा असर उन जानवरों पर पड़ा जो घास खाकर जिंदा रहते थे, जैसे हिरण, भेड़, बकरी, गाय। उनकी संख्या में जैसे विस्फोट हुआ। तो शिकारियों के लिए तो ये एक सुनहरा दौर रहा होगा। भोजन ही भोजन। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे उनके और करीब आए। उन्होंने उनकी आदतों को समझना शुरू किया और शायद यहीं किसी के दिमाग में ये विचार आया होगा कि इन्हें मारने की बजाय क्यों ना पाला जाए। बिल्कुल, यहीं से पशुपालन की नींव पड़ी। और सिर्फ जानवरों के साथ ही नहीं, पौधों के साथ भी उनका रिश्ता बदल रहा था। इसी गर्म होती जलवायु में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। लोगों ने इन्हें भोजन के लिए बटोरना शुरू किया और धीरे धीरे वे ये भी सीख गए कि ये पौधे कैसे उगते हैं, कब पकते हैं। यहीं से खेती की शुरुआत का बीज पड़ा। यह एक नए युग की दहलीज थी। हाँ, हम उनके जीवन के भौतिक पहलुओं पर बात कर रहे हैं, लेकिन भीमबेटका का जिक्र आया था और आपने कला की बात की थी। क्या उनका जीवन सिर्फ पेट भरने की लड़ाई तक ही सीमित था? बिल्कुल नहीं, और यही सबसे आकर्षक बात है। भीमबेटका जैसी गुफाओं की दीवारों पर मिले चित्र हमें उनकी रचनात्मक दुनिया की एक झलक देते हैं। इन चित्रों में जंगली जानवरों को बड़ी कुशलता से सजीव रूप में दिखाया गया है। स्रोत में फ्रांस की एक गुफा का भी उदाहरण है।
वहां 20,000 से 10,000 साल पहले बनाए गए जंगली घोड़ों, भैंसों के चमकीले रंगों वाले अद्भुत चित्र हैं। अच्छा, अब जो जानकारी स्रोत में है उस पर मुझे पहली बार में यकीन ही नहीं हुआ। अगर मैं कहूं कि पत्थर के जमाने में भारत में शुतुरमुर्ग थे, तो मैं कहूंगी कि स्रोत बिल्कुल सही है और ये हमारे इतिहास के सबसे आश्चर्यजनक तथ्यों में से एक है। महाराष्ट्र के पटने नाम के पुरास्थल से हमें इसके पक्के सबूत मिले हैं, शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष। और बात यहीं खत्म नहीं होती, वे इन अंडों को सिर्फ खाते नहीं थे, कुछ छिलकों पर हमें चित्रांकन मतलब नक्काशी भी मिली है। नक्काशी शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पर? ये तो अविश्वसनीय है। और इससे भी बढ़कर वे इन छिलकों से मन के यानी बीज भी बनाते थे। जरा कल्पना कीजिए, आज से हजारों साल पहले कोई इंसान शुतुरमुर्ग के अंडे के छोटे छोटे टुकड़े काटकर उन्हें घिसकर उनमें छेद करके माला बना रहा है। यह दिखाता है कि उनका जीवन सिर्फ पेट भरने की जद्दोजहद नहीं था, उनमें सौंदर्य बोध था, वे गहने पहनते थे। ये एक पूरी तरह से अलग तस्वीर पेश करता है। पर एक सवाल भी है, क्या हमें पता है कि ये सब काम कौन करता था? क्या शिकार सिर्फ पुरुष करते थे? क्या औजार बनाना या चित्रकारी करना किसी एक लिंग तक ही सीमित था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका हमारे पास कोई पक्का जवाब नहीं है। हम अक्सर अपनी आज की सोच को अतीत पर थोप देते हैं कि पुरुष शिकारी थे और महिलाएं संग्राहक, लेकिन हो सकता है कि महिलाएं भी शिकार करती हों और पुरुष भी फल मूल इकट्ठा करते हों। हो सकता है कि चित्रकारी और औजार बनाने जैसे काम दोनों मिलकर करते हों। हमारे पास श्रम के इस बंटवारे का कोई सीधा सबूत नहीं है। तो एक साधारण ट्रेन के सफर से शुरू हुई हमारी ये पड़ताल हमें लाखों साल पीछे ले गई। हमने देखा कि हमारे पूर्वजों का घूमना कोई मजबूरी नहीं बल्कि पर्यावरण के साथ एक गहरे रिश्ते और समझ का नतीजा था। हमने उनके पत्थर के औजारों के विकास, गुफाओं में उनके जीवन और आग जैसी क्रांतिकारी खोज के बारे में जाना। और अंत में हमने उनकी कला और संस्कृति के निशान देखे, शुतुरमुर्ग के अंडों से बने मनकी से लेकर गुफाओं के चित्र तक। स्रोत हमें फ्रांस की गुफा के चित्रों के बारे में एक विचार के साथ छोड़ जाता है जो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। पुरातत्वविद मानते हैं कि शायद इन चित्रों को किसी खास उत्सव या अनुष्ठान के मौके पर बनाया जाता था, या शायद इन्हें शिकार पर निकलने से पहले सफलता की कामना के लिए बनाया गया होगा। यह हमें याद दिलाता है कि उन आरंभिक मनुष्यों का सिर्फ एक भौतिक जीवन ही नहीं था, बल्कि एक प्रतीकात्मक, एक आध्यात्मिक दुनिया भी थी, जिसके रहस्यों को हम आज भी खोलने की कोशिश कर रहे हैं।